नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें माइक का कंट्रोल जी हाँ दोस्तों, आप बॉक्सगिरी मत दिखाइए शाह साहब। संसद में राहुल ने शाह को मुंह पर सुनाया। राहुल को बोलने से रोकना शाह और राजनाथ को पड़ गया भारी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि राहुल गांधी को राजनाथ सिंह और अमित शाह को मुंह पर सुनाना पड़ा? आखिर ऐसी कौन सी स्थिति संसद के भीतर आ गई जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो अचानक शाह और राजनाथ उनको रोकने लगे बोलने से? आखिर इस स्थिति के बाद संसद में किस तौर पर हंगामा हुआ और राहुल गांधी ने कैसे यह दर्शाया कि गांधी परिवार का हूं मैं, सच को सच कहूंगा ही, और अखिलेश यादव कैसे राहुल के सपोर्ट में उतर आए? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, 2 फरवरी संसद का सत्र और एक ऐसा हंगामा जिस हंगामे ने पूरे देश की निगाहें अपनी तरफ खींच ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के बीच में ही अभिभाषण शुरू ही हुआ था कि मानो ये सोच करके आए थे मोदी शाह का पूरे के पूरे सांसद, उनका पूरा का खेमा, कि राहुल गांधी को बोलने नहीं देना है। राहुल गांधी जैसे बोलना शुरू ही किए थे। दरअसल बजट पेश हुआ दोस्तों, और ये बजट कैसे चूचू का मुरब्बा सा रहा आप सब लोग जान चुके होंगे, जिसमें किसानों का जिक्र तक नहीं है, जिसमें क्या कुछ है वो सरकार ही समझे। लेकिन दोस्तों, उस पर चर्चा के बीच में राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, तभी मानो पहले से तय था, स्क्रिप्ट तय थी, राजनाथ सिंह बीच में आ गए और रोकने टोकने लगे। गृह मंत्री बीच में आ गए, रोकने टोकने लगे राहुल गांधी को, और राहुल गांधी के भाषण के बीच में उनको बोलने से रोकने लगे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक का हवाला दे रहे थे। वो पुस्तक क्यों नहीं छपी? क्योंकि मोदी शाह ने उसे छपने ही नहीं दिया। तभी राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए उस उदाहरण पर आपत्ति जताई और कहा, सदन में अप्रकाशित सामग्री का हवाला नहीं दिया जा सकता। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। वो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें, और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल दोस्तों, अमित शाह राजनाथ के साथ साथ विरोध करने लगे, कहने लगे पत्रिकाएं तो कुछ भी प्रकाशित कर सकती हैं। गजब है वैसे दोस्तों उनका एग्जाम्पल भी, मतलब पत्रिकाएं, किताबें, अखबार, मीडिया कुछ भी चला सकता है। इसका मतलब आप जो गोदी गिद्ध में गटर मीडिया में देख रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि यही तो मानना है शाह साहब का। इसलिए संसद में एग्जाम्पल देने लगे कि पत्रिकाएं तो कुछ भी प्रकाशित कर सकती हैं। इस तरह के संदर्भ संसदीय कार्रवाई का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। विरोध के कारण संसद में कुछ देर के लिए अव्यवस्था फैली।
विपक्षी सदस्यों ने हस्तक्षेप का विरोध किया, जबकि सत्ता पक्ष ने संसदीय नियमों का पालन करने की दुहाई देते हुए हंगामा करने लगे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी के ऊपर कई सांसदों ने सवाल उठाया। मैं ये मुद्दा नहीं उठाने वाला था, लेकिन उसका जवाब देने के लिए मैंने उठाया। जरूरी है मुद्दा को उठाना। राहुल गांधी तभी पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब से कोट करके कह रहे थे, मेरे हाथ में एक मैगजीन है, इस मैगजीन में एक आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने MM नरवणे की किताब प्रकाशित नहीं होने दी। दरअसल राहुल गांधी अपने संबोधन में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का हवाला देते हुए कहते हैं कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गंभीर स्थिति पैदा हुई थी और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मगर नजरअंदाज किया मोदी सरकार ने जाने क्यों नजरअंदाज कर रही है अभी भी। राहुल गांधी ने कहा, कौन देशभक्त है कौन नहीं है, यह सवाल तब उठता है जब चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में घुस आते हैं। जनरल नरवणे खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि चीनी टैंक भारतीय पोजीशन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, तभी राजनाथ और शाह बीच में राहुल को टोकने के लिए खड़े हो गए, मानो राहुल गांधी ने उनकी दुखती रग पर उंगली रख दी हो। हंगामा बढ़ा तो राजनाथ सिंह की टिप्पणी के बाद सदन में शोर बढ़ने लगा। अमित शाह भी तंतना कर खड़े हो गए। राहुल बोलते रहे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें रोका। इस पर राहुल गांधी ने कहा तंज कसते हुए, ओ स्पीकर महोदय, आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं। ओम बिरला को तो आप जानते ही हैं, सत्ता के पैरोकार के तौर पर ऐसा लगता है कि जिसे विपक्ष को रोकना और सत्ता पक्ष के लिए चुपचाप एक गुलाम की तरह खामोशी से सुनना उनका कर्तव्य हो। संसद में पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर कहा, राहुल गांधी तथ्यात्मक सवाल उठा रहे थे और सरकार को जवाब उस पर देना चाहिए, मगर सरकार जवाब देने से बच रही है। मगर दोस्तों, दिलचस्प हुआ जब राहुल गांधी को रोकने और टोकने की कोशिश राजनाथ सिंह और अमित शाह ने की। राहुल गांधी ने अपने तेवर से दर्शा दिया कि तुम हमारे बॉस नहीं हो, इस संसद के बॉस नहीं हो। राहुल गांधी के लहजे ने बता दिया कि आप महज एक सांसद हैं, होंगे आप रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, बॉसिज्म मत दिखाइए। दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी ने राजनाथ और शाह के धागे जिस अंदाज में खोले, एक एक करके सभी मुद्दों पर मोदी शाह को पानी पिला दिया। दोस्तों, सोचिए कि चीन के मुद्दे पर किस तौर पर मोदी सरकार डबल स्टैंडर्ड करती है, किसी से छिपा नहीं। आगे विस्तार से इस पर भी आपको बताऊंगा दोस्तों, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि हंगामे के बीच अखिलेश यादव कैसे राहुल के साथ में खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने कहा राहुल के लिए खड़े होकर कि मोदी, शाह और बीजेपी को एक्सपोज किस तौर पर अखिलेश ने किया। उन्होंने कहा, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है, कोई सुझाव देश के हित में है तो जरूरी है कि उसमें विपक्ष को पढ़ना चाहिए, सरकार को चेताना चाहिए, ये काफी संवेदनशील है। लोहिया, फर्नांडिस और नेताजी ये बात कहते रहे कि चीन से सावधान रहने की जरूरत है, मगर मोदी शाह की सरकार तो चीन के साथ गलबैयां कर रही है और वो चीन हमारे देश के साथ, हमारी सरहदों के साथ छेड़खानी कर रहा है। यानी कि राहुल गांधी के साथ पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के मोदी शाह के खिलाफ में खड़ा होकर के धागे खोलने लगा। दरअसल बजट पेश हुआ दोस्तों, संसद में उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। उस चर्चा में राहुल गांधी, अब बजट कैसा है, ये बजट आप सुन लीजिए खुद राहुल की जुबानी। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक, और इसी बीच में दोस्तों
क्योंकि जिस अंदाज का बजट आया है कोई भी संतुष्ट उससे दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश की जुबानी सुनिए, बाइट लगाए। बजट निराशा वाला है। शुरू में मैंने कहा ये 5% लोगों के लिए बजट बना है, 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। पहले से तय होता है कि किसको लाभ पहुंचाना है। बड़े लोगों के बड़ी खुशहाली के लिए बजट है। अच्छा बजट वो होता है जो गरीब के चेहरे पर खुशी लाए, गरीब को विकास के रास्ते पे लाया, गरीब को खुशहाली के रास्ते के साथ साथ तरक्की के रास्ते पे ले जाए। लेकिन ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वित्त मंत्री ने कहा है कि युवाओं महिलाओं के लिए रोजगार देने वाला ये बजट है। कैपेक्स बढ़ाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जिन्होंने 2014 में वोट दिया होगा वो पेंशन मांग रहे होंगे, उन्हें नौकरी रोजगार अभी भी नहीं मिला। और जो अब इनको बना रहे यूथ के लिए, मुझे उम्मीद नहीं है कि रोजगार नौकरी दे पाएगा ये बजट। कोकोनट को लेकर के जो खास ऐलान किया गया है, अखबार में देख लीजिए, सब विदेशों से आ रहा है। जितना भी ड्राई फ्रूट है, अमेरिका क्या बोलते हैं, दिमाग से उतर जी अखरोट, कैलिफोर्निया है, करेक्ट, शी इज राइट। हाँ देखिए, कैलिफोर्निया का बादाम पिस्ताचियो आ रहा है और वो अखरोट आ रहा है। और अखरोट की शक्ल का एक और होता है, व्हाट डू यू कॉल इट, अदर ड्राई फ्रूट है। सब विदेश से मंगा रहे हो। आज आप जागे हो कि आपको कैशियो और ये तमाम चीजों को बढ़ावा देना है। ये बताओ पेड़ उगा करके कब आएगा, ये बताते पहले। जो आलू के बारे में नहीं जानते, धान के बारे में नहीं जानते, गेहूं के बारे में नहीं जानते, और गन्ना किसान दुखी है और गरीब को भरपेट खाना नहीं खाते पा रहे हैं। बताओ 5 किलो से गरीब का पेट भर जाएगा क्या? बताओ 10 किलो कम से कम होना चाहिए। और उधर दोस्त से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन असलियत यह है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बेच रहे हैं, रोजगार कैसे आएगा। मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पैसा है कहां। मोदी को झूठे वादे करने की आदत है, उनके वादे कभी पूरे नहीं होते और बजट सिर्फ निराशा पैदा कर रहा है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये देखो, मोदी जी हर समय ऐसा कहते हैं, मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। मैं यहाँ तो बड़े इंडस्ट्रीज को बेच रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ देंगे? इन्होंने तो 80,000 करोड़ जमा करने के लिए बड़े इंडस्ट्रीज में जो है डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने लोगों को, चाहते लोगों को वो देना चाहते हैं। और ये मंशा उनकी क्या है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना, एक तो वीकर सेक्शंस, गरीब तबका जो पब्लिक सेक्टर में नौकरी में जाते थे, उनके नौकरियां ख़त्म करना, ये उनका मंशा है। और इन्हों क्या विकसित भारत करते हैं? विकसित भारत के लिए आपके पास पैसा भी होना और एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, घट रहा है कहाँ? तो इसीलिए सब झूठे वायदे हमेशा करने का मोदी साहब की आदत है। आप 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट से ले, उनका डिमोनेटाइजेशन प्रोग्राम लो, सभी चीज़ों में वो विफल हो गए। और ये जो वायदे आप किए हैं, आप मुझे जो बता रहे हैं, ये तो वो कभी करेंगे नहीं, वो होगा नहीं। जाहिर तौर पर दोस्तों ये स्थितियां हैं मौजूदा वक्त में देश की, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, राष्ट्रवाद, आपसी सौहार्द, ये सब बातें तो भारतीय जनता पार्टी महज छलावे के लिए करती है। जमीन पर बिल्कुल उसके उलट काम दिख रहा है। उत्तराखंड का एग्जाम्पल अभी लाइव है। वो जो कभी कांग्रेसी हुआ करता था, जी हां, मैं उनके लिए ऐसे ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है असम का, किस तरीके से आपसी सौहार्द तोड़ रहा है और कोई कोर्ट उस पर कुछ नहीं बोल रही है। इसलिए दोस्तों जरूरी है आपका जागरूक रखना। खुद को जागरूक रखिए, अपनी आवाज उठाइए, संवैधानिक शब्दों में अपनी राय लिखें।